डॉक्टर जुल्फ़िकार मेरा नाम है। आज का लेक्चर स्टोरेज स्ट्रक्चर से रेलेवेंट है कि वो कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है तो किन किन स्टोरेज डिवाइसेस से बेसिकली कंसर्न होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इन टॉपिक्स को हमने थोड़ा सा डिटेल से देखना है। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हमने मेन मेमोरी की टर्मिनोलॉजी मोस्टली रैम के लिए यूज होती है। तो ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। सो मेन मेमोरी वो वाहिद कंपोनेंट है, वो वाहिद लार्ज एरिया है जो आपका सीपीयू सबसे पहले एक्सेस करने की कोशिश करता है, रैंडमली एक्सेस करता है मुख्तलिफ लोकेशंस को आपके मेन मेमोरी के। मेन मेमोरी या रैम आपके पास जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं वो वॉलेटाइल है। इट मींस कि जब आप पावर ऑफ करते हो तो सारा का सारा डेटा इसमें से लॉस हो जाता है। Typically, random access memory is in the form of a dynamic random access memory. So more or the less normally basically इसके दो वर्जन्स अवेलेबल हैं। एक SRAM होता है, स्टैटिक रैम जिसे कहते हैं, और एक आपके पास डायनेमिक रैम है। क्योंकि डायनेमिक रैम की प्राइस कम है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो मोस्टली कंप्यूटर्स में आप डायनेमिक रैम यूज करोगे। लेकिन आगे स्लाइड्स में हम एस रैम और डायनेमिक रैम दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे और दोनों की फंक्शनैलिटी को हमने डिटेल से देखना है और उनके डिफरेंस को भी डिटेल से ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम स्टैटिक रैम डिस्कस करते हैं। स्टैटिक रैम इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो एस रैम कहलाती है स्टोर्स डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप्स कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके अपना डेटा स्टोर करता है, विच आर बेसिकली सर्किटरी that maintain their state as long as the power is supplied. It means SRAM भी आपके पास volatile memory ही है। SRAM is volatile memory. It means कि जब तक आप उसे पावर प्रोवाइड करते रहोगे वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहेगा, उसमें डेटा स्टोर्ड होगा जो ऑलरेडी प्रोसेसेस आप लोड कर चुके हो, जो आपका सीपीयू लोड कर चुका है। जब पावर ऑफ आप करोगे तो वो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। जहां तक स्पीड की बात है तो SRAM is much more faster as compared to the DRAM. SRAM has faster access times compared to the DRAM because it does not require the refresh cycles that DRAM does. तो refresh cycle को हमने पढ़ना है क्योंकि ये ऐसे कंपोनेंट्स SRAM यूज करता है जो चार्ज को बहुत जल्दी डिस्चार्ज नहीं कर रहे होते, ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। तो रिफ्रेश साइकिल की हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ती। इन अदर वर्ड्स हमें चार्ज प्रोवाइड करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, उस साइकिल को रिपीट नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से SRAM is much more faster. The access time in static RAM is much more faster as compared to the DRAM. This makes static RAM suitable for cache memory and high speed application. So mostly cache memory के लिए static RAM को use किया जाता है। जहां तक complexity और cost की बात है तो SRAM cells are larger and more complex because they use multiple transistors per bit. बेसिकली जब रैम में आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है तो बिट्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी फॉर्म में आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है इन कंपोनेंट्स में। तो बेसिकली दे यूज मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स पर बिट। स्टैटिक रैम में पर बिट, एक बिट को स्टोर करने के लिए मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को यूज किया जाता है, टिपिकली 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स पर सेल। इसका मतलब है कि एस रैम में जो सेल यूज होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है डायनेमिक रैम में। जब हम डी रैम को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स वहां यूज होते हैं, लेकिन यहां हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं इवन सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए। तो एक चीज इस वजह से इसका सेल साइज लार्जर हो जाता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू डी रैम के। Due to the complexity and larger cell size, SRAM is more expensive as compared to the DRAM. तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। As far as power consumption is concerned, so SRAM consumes more power in idle state, क्योंकि ये आपके उस मेमोरी की अपनी मेमोरी की स्टेट को मेंटेन रखने के लिए उसे डिस्चार्ज नहीं होने देता। तो इस वजह से आइडल स्टेट में भी इसे पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है एज कंपेयर टू जब हम DRAM से इसे कंपेयर करें, बिकॉज इट कंटिन्यूसली मेंटेन्स द डेटा स्टेट इन फ्लिप फ्लॉप्स।
ये डेटा की स्टेट को कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रखता है। तो इस वजह से पावर कंजम्पशन इज ऑन अ हायर साइड इफ वी कंपेयर SRAM with DRAM. So applications of SRAM is it is mostly used in cache and for high speed need applications. तो होपफुली आपको SRAM की डिटेल से ये चीज समझ आ गई होगी। जब हम DRAM को पढ़ते हैं तो DRAM बेसिकली स्टोर्स डेटा by using capacitors and transistors. Each bit of data is stored in single capacitor and transistor pair. तो एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के पेयर को कंबाइन करके वो 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर कर रहा होता है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो इसलिए इसका सेल का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसका सेल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू SRAM के। द चार्ज इन द कैपेसिटर रिप्रेजेंट्स द डेटा बिट। नाउ वोलेटाइल मेमोरी ही है हमारे पास, जिस तरह SRAM हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है, इसी तरह DRAM भी हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक हम पावर प्रोवाइड करते रहेंगे सिस्टम को तो DRAM में डेटा इंटैक्ट रहेगा। जब हम पावर ऑफ कर देंगे तो हमारा डेटा सारा का सारा लॉस हो जाएगा। नाउ एज फॉर एज स्पीड इज कंसर्न, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सेस टाइम एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो DRAM हैज स्लोअर एक्सेस टाइम्स as compared to the SRAM. इसकी वजह यह है कि because of the need of refresh cycles and the complexity of reading and writing data to capacitors, क्योंकि कैपेसिटर आपके बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर जाता है। जब वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज करेगा तो उसे चार्ज करने के लिए रिफ्रेश साइकिल्स की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जल्दी जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से काफी सारा टाइम इसका रिफ्रेश साइकिल्स में ही लग जाता है, आपके कैपेसिटर्स को चार्ज और ट्रांजिस्टर्स को चार्ज करने में ही लग जाता है। इस वजह से एक्सेस टाइम इज ऑन अ स्लोअर साइड एज कंपेयर टू SRAM. Now the cell size is smaller as compared to the SRAM. That's why DRAM इतना expensive नहीं है, बहुत easily available है और mostly computers में DRAM ही यूज होता है जहां कोई sophisticated, कोई graphical applications development के सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज हो रहे या कोई complex network architecture develop नहीं हो रहा। जहां तक power consumption की बात है तो DRAM generally consumes less power in idle state compared to SRAM because it only needs to refresh periodically. जब ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को रिफ्रेश कर रहा होता है, चार्ज कर रहा होता है, तो रिफ्रेश साइकिल के लिए इसे पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये लेस पावर कंज्यूम करती है एज कंपेयर टू दी SRAM. अगर इसकी एप्लीकेशन को देखें तो रैम मेन मेमोरी जो मोस्टली जो कंप्यूटर में यूज होती है वो DRAM ही यूज होती है। मोस्टली सर्वर्स में आप DRAM यूज करते हो, मोबाइल डिवाइसेस में आपके DRAM यूज हो रहा होता है। तो होपफुली आपको SRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस समझ आ गया होगा इन दोनों की डिटेल से। स्टोरेज स्ट्रक्चर में हार्ड डिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ड डिस्क बेसिकली ट्रैक्स और सेक्टर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। हमारा डेटा किसी पर्टिकुलर ट्रैक और सेक्टर पे जाके सेव हो रहा होता है। देयर इज अ कंपोनेंट दैट इज नोन एज हेड। हेड बेसिकली एक कंपोनेंट है आपके हार्ड डिस्क का जो कि आपके डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर इनपुट आउटपुट डिवाइस से, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस हो या इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, इसके साथ कंट्रोलर लाजमी होता है जो कि बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि उस पर्टिकुलर डिवाइस का इंटरेक्शन करवा रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो डिस्क कंट्रोलर आपका हार्ड डिस्क का भी अवेलेबल है। डिस्क कंट्रोलर as far as hard disk is concerned determines the logical interaction between the device and the computer. नॉन वोलेटाइल मेमोरी है हमारे पास। हार्ड डिस्क में जब डेटा स्टोर हो जाए तो अगर पावर आप ऑफ भी कर दो तो जो डेटा आपने सेव किया है, राइट किया है, वो इंटैक्ट रहेगा, वो वॉश्ड आउट नहीं होगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें आपको बताया गया है कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 MB में कितने KBs अवेलेबल हैं, 1 GB में कितने MBs होते हैं, 1 टेराबाइट में आपके पास कितने GBs अवेलेबल हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किलोबाइट बेसिकली 1024 के बराबर होता है कंप्यूटर में, मेगाबाइट किसके बराबर होता है, गीगाबाइट किसके बराबर होता है, टेराबाइट किसके बराबर होता है। तो आपने ये स्लाइड अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी पढ़नी है। जब तक आप इसे अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो प्रॉपरली काफी सारी टर्मिनोलॉजीज समझ नहीं पाओगे।
स्टोरेज हायरार्की अगर हम देखें तो हम स्पीड को माइंड में रखते हैं जब भी कोई भी स्टोरेज कंपोनेंट की बात आप कर रहे होते हो, चाहे वो मेन मेमोरी की कर रहे होते हो, चाहे वो हार्ड डिस्क की कर रहे होते हो, चाहे वो रजिस्टर्स की कर रहे होते हो, तो हम स्पीड को जहन में रखते हैं, हम कॉस्ट को जहन में रखते हैं, हम ये जहन में रखते हैं कि क्या वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। हम कैशे की बफर के साइज को देख रहे होते हैं, हम डिवाइस ड्राइवर्स को देख रहे होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो ऑन एंड ऑफ हम देख रहे होते हैं कोई भी स्टोरेज डिवाइस इस खरीदते वक्त या अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करते वक्त। ये सारी चीजें हम जहन में रखते हैं। अगर आप इसकी हायरार्की को देखें तो सबसे नीचे आपके पास मैग्नेटिक टेप्स हैं, जो हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो सबसे स्लोअर डिवाइसेस हैं हमारे पास। उसके पास आपके पास सीडी रोम्स अवेलेबल हैं जिन्हें ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, मैग्नेटिक टेप्स भी हैं, और उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव्स भी हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज कहलाते हैं, नॉन वोलेटाइल। ये सारी की सारी बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी की टाइप्स हैं, इस वजह से इन्हें नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा गया है। जहां तक वोलेटाइल मेमोरी की बात की जाए तो वोलेटाइल स्टोरेज बेसिकली साइज में कम होते हैं लेकिन स्पीड उनकी ज्यादा होती है। तो सीपीयू की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम रैम को यूज करते हैं, सीपीयू की परफॉर्मेंस को फर्दर एनहांस करने के लिए कैश और रजिस्टर्स को यूज किया जाता है। तो ये आपके वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस हैं और ये आपके नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये एक हायरार्की की फॉर्म में आपको यहां बताए गए हैं। एक और कंसेप्ट जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने, हम जानते हैं कि वॉन न्यूमैन ने बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था। तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बाज़ औक़ात आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू आपके मेमोरी को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकती है। जब आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डीएमए अप्रोच के जरिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के जरिए सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर मेमोरी को एक्सेस करे तो इस अप्रोच को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का नाम दिया जाता है। आपके मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस भी पड़ी होती हैं और डेटा भी पड़ा होता है जिसे ऑपरेंड्स कहते हैं ना। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल और डेटा मूवमेंट आपके सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान हो रही होती है। डेफिनेटली आपके डिवाइस की तरफ से कोई ना कोई इंटरप्ट ऑकर होगी तो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करोगे। ये इंटरप्ट बाज़ औक़ात आप डेटा के लिए कर रहे होते हो या कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आपके पास होती है, या बाज़ औक़ात आप डीएमए अप्रोच के जरिए डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करके इंस्ट्रक्शंस और डेटा को फेच कर रहे होते हो। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की जब बात की जाए तो यूज्ड फॉर हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट क्लोज टू मेमोरी स्पीड्स। डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर ब्लॉक्स, डिवाइस कंट्रोलर मीन के डिवाइस कंट्रोलर इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। उनके कंट्रोलर क्या करते हैं? ट्रांसफर्स ब्लॉक्स ऑफ डेटा फ्रॉम बफर स्टोरेज डायरेक्टली टू मेन मेमोरी। तो बेसिकली आपके इनपुट डिवाइसेस से डायरेक्टली, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके इनपुट डिवाइसेस से डायरेक्टली आपका डेटा मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है डीएमए अप्रोच में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अप्रोच में, विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक। पर ब्लॉक आप सिर्फ एक ही इंटरप्ट जनरेट कर सकते हो रादर देन दी वन इंटरप्ट पर बाइट। तो डीएमए में पर ब्लॉक आप, और एक ब्लॉक में आपके काफी सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं और उन पेजेस में इंटरनली फिर बाइट्स लेवल पे डेटा पड़ा होता है। तो इंटरप्ट बेसिकली ब्लॉक लेवल पे डीएमए में जनरेट होती है, ना कि हम बाइट लेवल पे इंटरप्ट जनरेट करते हैं। डीएमए की बात हो रही है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिस तरह बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जब आप इनिशियलाइज करते हो, जब आप अपना सिस्टम ओपन करते हो तो बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रूटीन्स चल रहे होते हैं, वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक करता है, जो आपके स्टोरेज कंपोनेंट्स को सिस्टम जब लोड हो रहा होता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे चेक कर रहा होता है। जब आपका सिस्टम ऑन हो रहा होता है तो कर्नल लेयर से काफी सारे रूटीन्स आपको लोड करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ये बैकएंड सर्विसेज हैं जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बैकग्राउंड में प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टार्ट सिस्टम डेमन। सिस्टम डेमन्स मींस जो बैकग्राउंड पे जो सर्विसेज चल रहे होते हैं उन्हें डेमन्स की टर्मिनोलॉजी उनके लिए यूज की जाती है। कुछ सर्विसेज आपके इंटरप्ट ड्रिवन है, अगर आपने हार्डवेयर को एक्सेस करना है या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो आपको कर्नल के इंटरप्ट्स को इन्वोक करना पड़ता है।
हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बेसिक हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक्सेप्शन या ट्रैप कहलाती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इंटरप्ट से रेलेवेंट, जैसे डिवीजन बाय जीरो एरर अगर अगर हो जाए, जिसे रन टाइम एरर भी कहते हैं, तो डेफिनेटली ये कोई एक्सेप्शन, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्शन या ट्रैप के एग्जाम्पल्स हैं। रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, इन अदर वर्ड्स आप इसे सिस्टम कॉल भी कह सकते हो। अदर प्रोसेसेस प्रॉब्लम्स इंक्लूड इनफाइनाइट लूप, अगर किसी प्रोग्राम में चल जाए तो आपका एक्सेप्शन अकर होता है या ट्रैप अकर होता है। प्रोसेसेस मॉडिफाइंग ईच अदर आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल है बेसिकली इंटरप्ट्स की, जो कि मोस्टली डिवाइस कंट्रोलर्स की तरफ से ऑकर होती हैं, और एक्सेप्शंस और ट्रैप की जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहलाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।